आपका पहला क्वेश्चन आया था कि राजतरंगिणी के लेखक कौन थे। तो देखिए राजतरंगिणी जो पुस्तक है ना, ये आपके 12वीं शताब्दी ईस्वी में जो है कश्मीरी इतिहासकार कल्हण के द्वारा जो आपका लिखा गया था, जो कि आपका संस्कृत भाषा में जो इसे लिखा गया था। तो कल्हण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में सहायक संधि को जो है ना, ये किसने लागू किया था। तो देखिए वेलजली के द्वारा जो है ये आपका सहायक संधि को जो ये आपका लागू किया गया था। और वेलजली जो है ना, ये आपका वर्ष 1798 से जो है ये आपका वर्ष 1805 तक जो है ये भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। और ये संधि जो है ना, ये आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के मध्य हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो वेलजली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस शासक ने जो है सबसे पहले वेलजली की सहायक संधि को जो ये आपका स्वीकार किया था। तो देखिए जो आपके हैदराबाद के जो निजाम थे ना, इन्होंने जो है सबसे पहले जो है वेलजली के सहायक संधि को जो है ये स्वीकार किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि भारतीय भूभाग विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है ना, ये कितना प्रतिशत है। तो देखिए भारत दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग आपका 2.4% हिस्सा है। और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है नहीं, ये आपका कितना है, तो ये आपका 32,87,479 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत दुनिया का जो है ये आपका 7वां सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत जो है आपका सबसे बड़ा देश है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो 2.4% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2024 में यस बैंक के जो नए महानिदेशक है ना, ये कौन बने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 11 दिसंबर 2024 से जो है 3 साल के लिए यस बैंक के जो नए कार्यकारी निदेशक है ना, यानी या जो आपके ईडी जो है ना, ये आपके मनीष जैन को जो ये आपका नियुक्त किया गया है। तो मनीष जैन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है ना, ये आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है। और ये जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका वर्ष 2002 में हुआ था। और इसके जरिए जो हमारे संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को जो ये आपका जोड़ा गया था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 21A जो कि आपका एक मौलिक अधिकार है, इसे भी जो आपका जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा का जो निर्माण है ना, निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियां जो वो करती है। तो देखिए भारत में सबसे बड़े डेल्टा का जो निर्माण है ना, ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर जो ये करती है। और ये जो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां है ना, इसे जो आपका सुंदरवन डेल्टा भी जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका सुंदरवन डेल्टा ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। और इसे आपका वर्ष 1987 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी जो इसे नामित किया गया था। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है ना, ये कैसे हुआ है। तो देखिए भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है ये आपका गोंडवाना महाद्वीप के टूटने और बहने से जो ये आपका बना हुआ है। और ये जो आपका सबसे पुराने विभाग का जो वो हिस्सा है। और ये जो पठार है ना, ये आपका क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से जो ये आपका बना हुआ है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि राज्य भाषा आयोग गठित करने के प्रावधान जो है संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 44 में जो है 344 में जो है राज्य भाषा आयोग का वर्णन जो वो किया गया है। और ये जो आपका अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में जो ये आपका शामिल है। तो अनुच्छेद 344 आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के क्लोज 1 में आपका ये कहा गया है कि देवनागरी लिपि में हिंदी को जो आपका संघ की राजभाषा जो है ये आपका घोषित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 344 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है सहकारी समितियों को जो है ना, ये आपका संवैधानिक दर्जा जो वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 57वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, यानी 97 जो आपका संविधान संशोधन हुआ था, जो कि आपका वर्ष 2011 में हुआ था। और इस अधिनियम ने जो है सहकारी समितियों को जो है संवैधानिक दर्जा और संरक्षण जो वो दिया था। तो 97 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस संदर्भ में आपके संविधान संशोधन में आपके 3 परिवर्तन भी जो वो किए गए थे। और वो 3 परिवर्तन कौन कौन से थे। तो देखिए इसने सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार यानी अनुच्छेद 19 भी जो वो बनाया गया था। इसके अलावा इसमें सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए जो है डीपीएसपी में आपका एक नया भाग भी जो वो आपका सम्मिलित किया गया था। जो कि आपका नया जो अनुच्छेद था वो आपका कौन था, तो आपका अनुच्छेद 43B को जो है ये आपका जो वो शामिल किया गया था। इसका मैं आपको बता दूं कि इसमें आपके जो है यानी 97वें संविधान संशोधन के तहत ही जो है आपका एक नया भाग 9B को भी जो वो जोड़ा गया था, जिसका शीर्षक जो रहा था ये आपका सहकारिता समिति रहा था। और इसी भाग 9 में जो है आपके 9B में अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक भी जो है ना ये आपका जोड़ा गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि ध्वनि के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं दिया गया है। तो देखिए ध्वनि के बारे में अगर सत्य कथन की बात कर ले तो देखिए ध्वनि जो होता है ना एक आपका यांत्रिक तरंग होता है। इसके अलावा ध्वनि जो तरंगे होती है ना ये आपका अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यात्रा कर सकती है। ध्वनि तरंगों की जो गति है ना माध्यम के गुणों पर जो ये आपका निर्भर करता है। इसके अलावा ध्वनि तरंगों की चाल जो है ये आपके गैसों में न्यूनतम और ठोस में जो ये आपका सबसे ज्यादा जो वो देखने को मिलता है। इसके अलावा ध्वनि तरंगों की गति वायु में जो है ये आपका 332 मीटर प्रति सेकंड होती है और ध्वनि तरंगे निर्वात में जो ये आपका यात्रा नहीं कर सकती है। तो इनमें से आपका 3 कथन तो आपका सत्य जो वो दिया गया होगा। इसके अलावा जो असत्य कथन दिया गया होगा ना कि ध्वनि तरंगे जो है ना ये आपका अनुपस्थ तरंगे होती है, तो ये जो आपका गलत कथन दिया गया है। इसके अलावा समान तीव्रता वाली 2 ध्वनि तरंगों की प्रबलता हमेशा बराबर होती है, ये भी आपका गलत कथन जो वो दिया गया है। ध्वनि शुष्क हवा की तुलना में नम हवा में तेजी से यात्रा करती है, ये भी आपका जो वो गलत कथन जो वो दिया गया है। तो इनमें इन तीनों में से आपका जो भी कथन दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि घाटम कौन से वाद्य यंत्र का प्रकार है। तो देखिए घाटम की बात कर ले तो ये जो आपका ताल वाद्य यंत्रों में से एक है और ये जो आपका एक बड़ा संकीर्ण मुंह वाला मिट्टी का बर्तन होता है जिसमें आपका घाटम को टक्कर देकर जो ये आपका बजाया जाता है और इसे आपका घना वाद्य भी जो वो कहा जाता है। तो ताल वाद्य यंत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि चुंबकीय की दिशा के बारे में कौन सा कथन जो है ना ये आपका सत्य जो वो दिया गया है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में अगर सही कथन की बात कर ले तो ये किसी बिंदु पर स्थित उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले बल की दिशा होती है, तो ये तो आपका सही कथन दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ना ये आपका बंद वक्र होती है, ये भी आपका सही कथन दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से जो ये आपका निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में जो ये आपका प्रवेश करता है। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है एक दूसरे को नहीं काटता है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है ना चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो है और अंदर से दक्षिण से उत्तर की ओर जो है ये आपका सतत लूप जो वो बनाता है। तो इनमें से आपका जो भी कथन दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैंने ये सारे जो कथन बताया है वो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सारे ही कथन जो आपके सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि मिथुन चक्रवर्ती को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ना निम्नलिखित में से किस तारीख को 2024 में जो वो दिया गया था। एग्जैक्ट डेट जो आपसे पूछ लिया गया था। अब एग्जैक्ट डेट हर किसी को थोड़े याद रहता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती को 8 अक्टूबर 2024 को जो है ना ये आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था और ये जो सम्मान है ना 1970वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में जो है ये आपका दिया गया था। तो 8 अक्टूबर 2024 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बात कर ले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में तो देखिए ये जो पुरस्कार है ना ये आपके प्रति वर्ष राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ प्रदान किया जाता है और इसमें विजेताओं को जो है ना ये आपके 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल पदक और 1 शॉल भी जो वो दिया जाता है। इसके अलावा इसकी जो शुरुआत है यानी आपका जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है ये आपका पहली बार 1969 में जो वो दिया गया था और पहली प्राप्तकर्ता कौन थी तो ये आपका देविका रानी थी। इसके अलावा 2021 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये किसे दिया गया था तो ये आपके वहीदा रहमान को जो वो दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है ना ये आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। तो देखिए ये जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 था ना जिसे आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से भी जो वो जाना जाता है और ये जो आपका वो आधारित था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका अधिनियम है ना ये आपका यूनाइटेड किंगडम की संसद ने जो वो पारित किया था और ये अधिनियम भारत में स्वशासन की मांगों को जो है पूरा करने के लिए जो ये आपका बनाया गया था। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1919 की बात कर ले तो देखिए इस अधिनियम के जरिए जो है केंद्र और प्रांतों के बीच जो है प्रशासन के विषयों को भी जो है आपका बांटा गया था और इसी अधिनियम के जरिए शासन में भारतीयों की भागीदारी भी जो वो बढ़ाई गई थी। इसी अधिनियम के जरिए राज्य परिषद और विधानसभा की स्थापना भी जो वो किया गया था। इसी अधिनियम के जरिए जो है केंद्र में द्विसदनीयता की शुरुआत भी जो वो आपका किया गया था। इस अधिनियम के जरिए प्रांतों में शासन की दोहरी प्रणाली भी जो ये आपका शुरू किया गया था और इसी अधिनियम के जरिए प्रत्यक्ष चुनाव और सांप्रदायिक मताधिकार का विस्तार भी जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि 1916 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो ना ये कौन से पद पर थे। तो ये जो उस समय भारत के वासराय थे, तो भारत के वासराय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे ना ये आपके कार्नवालिस थे और अस्थायी बंदोबस्त लागू कब हुआ था तो ये आपका 1793 में हुआ था और तो कार्नवालिस आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इसी प्रणाली को जो है ये आपका जमींदारी प्रणाली के रूप में भी जो वो जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले कार्नवालिस के बारे में तो इन्हें जो आपका भारत में सिविल सेवाओं का जनक के रूप में भी जो वो जाना जाता है। एग्जाम में प्रश्न बनता है कि भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में जो ये किससे जाना जाता है तो ये आपके कार्नवालिस को जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि बजट 2024-25 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर की तरह किस और अन्य मंदिर को बनाने की घोषणा जो वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यूनियन बजट 2024-25 में केंद्रीय वित्त मंत्री
मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है बिहार के विश्व प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन केंद्र गया के विष्णुपद मंदिर और बोध गया के महाबोधि मंदिर को जो है ना ये काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर में विकसित करने का ऐलान जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में या तो आपका विष्णुपद मंदिर दिया गया होगा या फिर आपका महाबोधि मंदिर दिया गया होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, या फिर दोनों ही ऑप्शन में आपके जो वो दिए गए होंगे एक साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि सैयद वंश का शासनकाल जो है ये कब से कब तक रहा था। तो देखिए सैयद वंश की बात कर ले तो देखिए सैयद वंश का जो शासनकाल है ना ये आपका 1414 से लेकर जो है 1451 तक रहा था, और ये जो आपके दिल्ली सल्तनत का जो है चौथा राजवंश रहा था। और इस वंश के 4 शासकों ने जो है 37 सालों तक जो वो शासन किया था। और सैयद वंश की जो स्थापना है ना ये आपके मुल्तान के पूर्व गवर्नर खिज्र खान के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो 1414 से 1451 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सैयद वंश है ये किसके वंश के पतन के बाद उभरा था। तो ये आपका तुगलक वंश के पतन के बाद उभरा था। और सैयद वंश के जो अंतिम शासक थे ना ये आपके अलाउद्दीन आलम शाह थे। और सैयद वंश के शासनकाल में ही जो है आपके लोधी वंश की स्थापना भी जो वो किया गया था। यानी सैयद वंश के बाद कौन सा वंश आपका आया था, तो ये आपका लोधी वंश आया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो देखिए बहलोल लोधी ने जो है वजीर खान की मदद से जो है आलम शाह को जो है हरा कर लोधी वंश की जो वो शुरुआत की थी। यानी लोधी वंश की जो स्थापना ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपके बहलोल लोधी के द्वारा जो वो किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर मैच द फॉलोइंग कालक्रम को जो वो आपका व्यवस्थित करना था। 4 रक्षा मंत्रियों का नाम जो वो दिया गया था। तो देखिए पहले अगर बात करें भारत के पहले जो रक्षा मंत्री थे ना ये आपके बलदेव सिंह थे। दूसरे भारत के जो रक्षा मंत्री थे ये आपके कैलाश नाथ काटजू थे। अगर 24वें नंबर की बात करें तो देखिए 24वें नंबर के जो भारत के रक्षा मंत्री है ना ये आपके अरुण जेटली थे। 25वें नंबर के जो ये आपके मनोहर पर्रिकर थे। 26वें नंबर के जो ये आपके निर्मला सीतारमण थी। और 27वें नंबर यानी वर्तमान में जो आपके भारत के रक्षा मंत्री है ये आपके राजनाथ सिंह है। तो इस क्रम से जिन्होंने भी सजाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन जो वो भारत आया था। हालांकि प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि ये जो आपका मेगस्थनीज जो है ना ये आपका जो कि एक आपका यूनानी राजदूत है और इसे जो है भारत जो है ना ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में किसने भेजा था। तो ऑप्शन में आपका जो वो आपका दिया गया होगा सेल्यूकस निकेटर जो वो दिया गया होगा। तो देखिए सेल्यूकस प्रथम निकेटर ने जो है मेगस्थनीज को मौर्य दरबार में जो राजदूत है ना वो नियुक्त किया था। तो सेल्यूकस प्रथम निकेटर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेगस्थनीज के द्वारा ही जो है ये आपका इंडिका नामक पुस्तक भी जो वो लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही जो है भारत में आने वाला जो चीनी यात्री था ना इसका नाम था फाहियान। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि लैक्टिक अम्ल निम्नलिखित में से रसोई घर के किस सामान में जो ये पाया जाता है। तो देखिए लैक्टिक अम्ल जो है ना ये आपका खट्टे दूध और दही में जो ये आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन में आपका दही जो वो दिया गया था। तो दही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए दूध का भी जो खट्टापन का कारण बनता है ना ये आपका लैक्टिक एसिड ही बनता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1999 में भारत रत्न से सम्मानित अमर्त्य सेन को जो है ना अर्थव्यवस्था के किस विषय के लिए जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके बाद वर्ष 1999 में जो है इन्हें भारत रत्न से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो अर्थशास्त्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्यंत्र जो है ना ये आपका मिजोरम राज्य का है। तो देखिए मिजोरम राज्य के अगर वाद्यंत्र की बात कर ले तो देखिए खुआंग, डार, इसके अलावा बेंगबुंग, सेकी, तलकुआंग ये सभी जो वाद्यंत्र है ना ये आपके मिजोरम राज्य के जो पारंपरिक वाद्यंत्र हैं। और इनका जो इस्तेमाल है ना ये आपका त्योहारों और नृत्य में जो वो किया जाता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि और सिंचाई पर जो ये आपका ध्यान दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहली और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है ना ये आपका कृषि और सिंचाई पर जो ये आपका ध्यान दिया गया था। तो या तो ऑप्शन में आपका पहली पंचवर्षीय योजना दिया गया होगा या फिर आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना दिया गया होगा। तो इन तीनों में दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि किस आंदोलन ने जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। तो देखिए स्वदेशी आंदोलन में जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार जो वो किया गया था। और ये जो आंदोलन है ना ये आपका वर्ष 1905 में जो है बंगाल के विभाजन के बाद शुरू हुआ था। और इस आंदोलन को जो मकसद था ना ये आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल करना और ब्रिटिश शासन से जो वो आजादी पाना था। तो स्वदेशी आंदोलन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत के किस दशक में जो है हरित क्रांति की शुरुआत जो वो किया गया था। तो देखिए भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ना ये आपका 1960 के
दशक में हुआ था और 1961 से 1971 के बीच जो है हरित क्रांति की प्रगति जो ये आपका साफ जो वो देखने को मिला था। और इसी दौरान गेहूं और चावल की उत्पादन में भी जो है ना ये आपका काफी बढ़ोतरी जो वो देखने को मिला था। तो 1960 का दशक आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर पार्टिकुलर ईयर अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए 1965 से 1967 में जो है ये आपका भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो किया गया था और विश्व में हरित क्रांति की जो शुरुआत है ये आपका वर्ष 1960 में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये किससे जाना जाता है, तो ये आपके MS स्वामीनाथन को जो वो जाना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक कुल कितने खाता जो वो खोले गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2024 तक जो आपका पूछा गया था। तो देखिए अक्टूबर 2024 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना में जो है ना अब तक आपके 53 करोड़ जो है ना ये आपका खाता जो वो खोला गया है। तो 53 करोड़ ऑप्शन में आपका दिया गया होगा, तो 53 करोड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। जब दिसंबर 2024 तक अगर पूछा जाए तो देखिए दिसंबर 2024 तक आपके जो जनधन खाता योजना के तहत आपके जो कुल खाता है ना ये आपका 54.03 करोड़ जो वो खोला गया था। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हालांकि अक्टूबर का ही पूछा गया था अक्टूबर तक, तो ये आपका 53 करोड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो नारा था ना ये किसने दिया था। तो देखिए ये जो नारा है ना ये आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो वो दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि दीपम 2.0 योजना जो है ना ये किस राज्य के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1 नवंबर को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जो है श्रीकाकुलम जिले के एडपुरम का जो वो दौरा किया था और दीपम 2.0 योजना का जो है वो शुभारंभ किया था, जिसका उद्देश्य जो है महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना था। तो आपका आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत ने मार्च 2024 में जो है किसके साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी के समझौते यानी टेपा पर जो है ना ये आपके दस्तखत जो वो कर दिए हैं। तो देखिए भारत के द्वारा मार्च 2024 में जो है ना ये आपके यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA के साथ जो है आपका व्यापार और आर्थिक साझेदारी के समझौते टेपा पर जो ये दस्तखत जो वो कर दिए हैं। तो EFTA आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भरत मुनि ने किसमें जो है घन वाद्य यंत्रों का जिक्र जो वो किया है। तो देखिए भरत मुनि ने जो है नाट्य शास्त्र में जो है ना ये घन वाद्य यंत्रों का जिक्र जो वो किया है और भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों को जो है ये 4 वर्गों में भी जो वो बांटा है। और वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं, तो पहला आपका औनद वाद्य है जो कि आपके झिल्ली वाले या टक्कर वाले वाद्य यंत्र होते हैं। घन वाद्य जो है आपके ठोस या जो है आपके इडियोफोन वाले वाद्य यंत्र होते हैं। सुधीर वाद्य जो है ना ये आपके पवन या ईयरफोन वाद्य यंत्र होते हैं। तातवाद की बात कर ले तो ये आपके तार वाले जो है कार्डोफोन वाद्य यंत्र होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव यानी निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की जो है ना ये आपका विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन में आपका एक जो है ट्रांसवर्स वेव जो वो दिया गया था। तो ये वाला जो है ना आपका विशेषता नहीं है ध्वनि तरंग की, क्योंकि जो आपका ध्वनि तरंग होता है ना ये आपका ट्रांसवर्स वेव्स नहीं बल्कि आपका जो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव होता है। यानी ध्वनि तरंग जो होता है ना एक आपका अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग होता है, ना कि आपका अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो ये वाला ऑप्शन ट्रांसवर्स वेव जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।